गर्मी में पेड़ के ऊपर बहू का भूसे का घर और रसोई। गांव की बस्ती से थोड़ा दूर जहां पक्के घरों की कतार खत्म हो जाती थी, वहीं से शुरू होता था घना जंगल, और उसी जंगल के किनारे मिट्टी और फूस से बनी एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी थी। यही झोपड़ी हरिराम के पूरे परिवार का घर थी। एक ही छत के नीचे कई रिश्ते और ढेर सारी जिम्मेदारियां पल रही थीं। ये गीली लकड़ियां जलती कम है और धुआं ज्यादा देती हैं, जैसे हमारी किस्मत ही धुएं में खो गई हो। सुबह की हल्की धूप आंगन में फैलते ही घर में हलचल शुरू हो गई। कुसुम चूल्हे के पास बैठियां रोटी सेक रही थी। वहीं दूसरी तरफ हरिराम, सुरेश और रमेश अपनी पुरानी कुल्हाड़ियों की धार तेज कर रहे थे। उनका दिन जंगल में लकड़ियां काटकर और दूसरों के खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करके ही गुजरता था, क्योंकि यही वो मेहनत थी जिससे इस घर का चूल्हा जलता था। बस थोड़ी देर और सबके लिए खाना तैयार हो जाएगा, खाली पेट काम पर मत जाना। तभी उसके पास उसका छोटा बेटा छोटू खेलते खेलते आकर बैठ गया और अपनी माँ की साड़ी का पल्लू खींचने लगा। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे आज रोटी के साथ गुड़ खाना है मम्मी। हाँ बेटा, तेरे पापा आज मंडी जा रहे हैं, पैसे आएंगे तो सबसे पहले तेरे लिए गुड़ लेकर आऊंगी। वहीं थोड़ी दूर बैठी गीता अपनी बेटी पायल से बाल संवार रही थी। माँ, मुझे भी नया कपड़ा चाहिए, सोनू के पास नया कुर्ता है और मेरा कुर्ता फटा हुआ। बेटा, जब फसल कटेगी और पापा के पास पैसे आएंगे तो तेरे लिए सबसे सुंदर फ्रॉक लेकर आऊंगी। तभी आंगन के एक कोने में सीमा पानी से भरी बाल्टी लेकर आई और पसीना पोंछते हुए उसने माहौल को थोड़ा हल्का कर दिया। अरे दीदी, हमारे घर में तो लोगों की गिनती ही खत्म नहीं होती। कभी कभी तो लगता है कि अगर एक मेहमान और आ गया तो मुझे बेड पर ही सोना पड़ेगा। उसकी बात पर सब हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन उस हंसी के पीछे गरीबी की एक कड़वी सच्चाई छुपी थी। उधर हरिराम जी चारपाई पर बैठे थे। पूरी जिंदगी इस जंगल में लकड़ियां काटते बीत गई, कंधे झुक गए पर यह गरीबी नहीं गई। लेकिन अब इस उम्र में इतनी गर्मी झेली नहीं जाती। पापा, आप फिक्र मत करो, आज मैं और रमेश जंगल के पास उस पार जाएंगे, वहां सूखी लकड़ियां ज्यादा मिलेंगी, हम मेहनत बढ़ा देंगे, बस आप अपना ख्याल रखो। भैया, कितनी भी मेहनत कर लो, लकड़ियां बेचकर सिर्फ 2 वक्त का खाना ही जुट पाता है। किस्मत ही इस फूस की छत जैसी फटी हुई है हमारी। तभी झोपड़ी के अंदर से जमुना देवी और सरस्वती देवी की आवाज आई, जो भगवान के नाम के साथ दिन की शुरुआत कर रही थी। धीरज रख बेटा, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। जब तक हम सब एक साथ हैं, वही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। धूप अब धीरे धीरे तेज होने लगी थी और जंगल की ओर से आने वाली हवा अब ठंडी नहीं रही थी। कैसी तपिश है, आज तो हवा भी आग के जैसा गोला लग रही है। अभी से ये हाल है तो आगे क्या होगा। तभी मुकेश लकड़ियों का एक भारी गट्ठर लाकर आंगन में पटकता है और पसीने से तरबतर होकर लोटे से पानी पीने लगता है। भैया, जंगल में तो जैसे आग बरस रही है, परिंदे भी प्यास से तड़प रहे हैं। उन्हें क्या पता था कि यह गर्मी सिर्फ मौसम नहीं बदलने वाली थी, ये उनके घर की किस्मत भी बदलने वाली थी। दिन बीतते गए और सूरज अब आसमान से आग बरसने लगा था। जंगल की हरियाली झुलस कर राख जैसी हो गई थी और जमीन प्यास से फटने लगी थी। दोपहर की उस घुटन भरी गर्मी में झोपड़ी के अंदर सांस लेना भी दूभर था। चूल्हे की तपिश और बाहर की लू ने कुसुम का हाल बेहाल कर दिया था। अग्निदेव जैसे आज घर के अंदर ही उतर आए हैं। चूल्हे की आग से ज्यादा तो ये हवा बदन जला रही है। मम्मी, मुझे गर्मी लग रही है, मम्मी बाहर चलो। नहीं छोटू, बाहर तो लू के थपेड़े चमड़ी उधेड़ देंगे, तू मेरे पास आ। तभी आंगन में रमेश और सुरेश आते हैं। उनके चेहरे धूप से झुलस कर काले पड़ चुके थे। पसीने से तरबतर सुरेश ने जैसी कुल्हाड़ी नीचे रखी, झोपड़ी के कच्चे कोने से एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। भैया, ये जंगल अब रहने लायक नहीं बचा है। आज लकड़ी काटते वक्त लगा जैसे आसमान फट पड़ेगा। सब लोग बात कर रहे थे, लेकिन सीमा का ध्यान उसी तरफ था जहां से कुछ देर पहले आवाज आई थी। दीदी हटो वहां से, देखो वो क्या है। सबकी सांसें थम गई। मिट्टी की दरार से एक काला जहरीला बिच्छू पूंछ उठाई सीधा कुसुम की तरफ बढ़ रहा था। गीता ने झपट कर पायल को पीछे खींचा और मुकेश ने बिना देर किए पास पड़ी लकड़ी उठाई। आज बिच्छू निकल रहे हैं, कल सांप निकलेंगे। ये गर्मी इन जहरीले जीवों के बिलों से बाहर खींच रही है। जहरीला बिच्छू तो मर गया था, लेकिन एक डर सबके मन में बस गया था। कब तक ऐसे जिएंगे हम? कभी छत गिरती है, कभी बिच्छू काटते हैं। क्या हमारी जान की कोई कीमत नहीं है? जब कुदरत रूठती है न बेटा, तो जहरीले जीव भी ठिकाना ढूंढने इंसानों के पास आते हैं। ये गर्मी किसी अनहोनी का संकेत है। रात हुई, जरा भी ठंडक नहीं हुई। झोपड़ी के हर कोने में पसरा था। हर आहट पर कुसुम का दिल धक से रह जाता। उसने अपने बेटे को कलेजे से ऐसे चिपका लिया जैसे कोई परिंदा अपने चूजे को तूफान से बचाता है। सो जा मेरे लाल, ऊपर वाले ने चाहा तो कल की सुबह कुछ बेहतर होगी।
पर कुसुम नहीं जानती थी कि सुबह बेहतर नहीं बल्कि और भी भयानक होने वाली है। हवा की वो तपिश अब एक बड़े हादसे का पैगाम ला रही थी। रात गहराती चली गई, लेकिन उस रात न हवा चली न किसी को नींद आई। झोपड़ी के अंदर घुटन थी और बाहर अजीब सा सन्नाटा। हर कोई अपने अपने कोने में लेटा था, लेकिन आंखें बंद करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कुसुम ने छोटू को अपने सीने से चिपका रखा था, जैसे उसे हर खतरे से छुपा लेना चाहती हो। माँ, वो बिच्छू फिर आएगा क्या? नहीं मेरे लाल, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। उधर रमेश, सुरेश और मुकेश भी जाग रहे थे। हर आहट पर उनकी नजर दरवाजे और कोनों पर जा रही थी। मन घबरा रहा है, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी झोपड़ी की छत पर सूखी घास में एक सरसराहट हुई। एक लंबा काला साया नीचे धीरे से गिरा और रेंगते हुए उस तरफ बढ़ा जहां छोटू सो रहा था। दीदी, फिर से वही आवाज। सबकी सांसें थम गईं, कोई हिल भी नहीं रहा था। अचानक छोटू की तेज चीख। कुसुम घबरा कर उठी। उसने देखा छोटू तड़प रहा था, उसका शरीर कांप रहा था। छोटू, क्या हुआ बेटा? रमेश, सुरेश भैया, जल्दी आओ, देखो मेरे बच्चे को क्या हुआ। पूरा घर दिए की हल्की रोशनी में जाग उठा। जैसे ही रमेश ने लालटेन दिखाई, फर्श पर एक काला नाग तेजी से दरार की तरफ गायब होता दिखा। कुसुम का चेहरा सफेद पड़ गया और पैर कांपने लगे। हाय हाय, सांप ने काट लिया। आंगन में चीख पुकार मच गई। जमुना देवी और सरस्वती देवी रोने लगी, जबकि गीता और सीमा पानी और जड़ी बूटियां ढूंढने लगी। कुसुम ने छोटू को अपनी गोद में उठाया, उसका सिर अपनी छाती से चिपका लिया। छोटू, आंखें खोल बेटा, देख देख, तेरी माँ आई है। रमेश, कुछ करो ना, मेरा बच्चा ठंडा पड़ रहा है। कोई डॉक्टर को बुलाओ ना। आधी रात को कहाँ जाएंगे? शहर का अस्पताल मील दूर है और बाहर जंगल में अंधेरा। अरे गरीबी हमारी, एक दवा तक नसीब नहीं इस घर में। छोटू की सांसें तेज हो रही थी, बदन नीला पड़ने लगा था। आंखें खोल बेटा, देख मैं यहीं पर हूँ, मुझे छोड़कर मत जा। कोई तो डॉक्टर के पास ले चलो। सुरेश और रमेश ने आनन फानन में छोटू को गोद में उठाया और अंधेरे जंगल की ओर भागे ताकि किसी तरह मुख्य सड़क तक पहुंच सके। कुसुम पीछे पीछे नंगे पैर भाग रही थी। उसके रोने की आवाज जंगल की सुनसान हवाओं में गूंज रही थी। सड़क पर पहुंचने से पहले ही छोटू की हरकतें धीरे धीरे शांत होने लगी। उसकी सांसें थम गईं। कुसुम की गोद हमेशा के लिए खाली हो गई। कुसुम की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। नहीं नहीं, छोटू को वापस लाओ, मेरा बच्चा, मेरा छोटू, मुझे छोड़कर मत जा छोटू। रमेश वहीं बैठ गया, सिर पकड़कर। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। वो लोग वापस झोपड़ी गए। अरे ये क्या हो गया? हमारा छोटू हमें छोड़कर चला गया। उस रात उस झोपड़ी में सिर्फ एक बच्चा नहीं मरा था, उस घर की हंसी, उसका सुकून सब खत्म हो गया था। सुबह होने से पहले ही वो परिवार अंदर से टूट चुका था। सुबह की पहली किरण भी आज मातम लेकर आई थी। जंगल का वो सन्नाटा अब चीखों से में बदल चुका था। झोपड़ी के बाहर लकड़ियों के एक ढेर लगा था, जिस पर मासूम छोटू का निर्जीव शरीर पर रखा था। कुसुम पत्थर की मूर्त बनी उसे बस निहार रही थी, जैसे उसे यकीन ही नहीं था कि उसकी गोद हमेशा के लिए सूनी हो गई है। उठ जा, देख मैं पापा से कोड मंगा रही हूँ, तूने मांगा था ना। उठ जा बेटा, देख सुबह हो गई, तू तो कहता था ना सूरज के साथ उठूंगा। माफ कर देना बेटा, मैं तुझे एक सुरक्षित छत भी नहीं दे पाया। जैसे आग की लपटें उठी, कुसुम की एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। उस आग की तपिश में सिर्फ छोटू का शरीर नहीं, बल्कि कुसुम का डर भी जलकर राख हो गया था। गांव की औरतें उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। आज ये आग सिर्फ मेरे बेटे को नहीं जला रही, ये मेरी ममता और मेरे सब्र को भी जला रही है। लोग कहते हैं ऊपर वाले की मर्जी है, मैं कहती हूँ ये कत्ल है। हमारी गरीबी ने मेरे बच्चे का कत्ल किया है। राधा और जमुना देवी ने उसे संभालने की कोशिश की, पर कुसुम ने सबको पीछे धकेल दिया। उसकी नजरें अब उस जमीन पर थीं जहां दरारें पड़ी थी और जहां से कल सांप निकल कर आया था। कुसुम, शांत हो जा बहन, जो चला गया वो लौट कर नहीं आता। नहीं लौटेगा वो, पर अब इस जमीन पर कोई और बच्चा भी नहीं सोएगा। इस जमीन पर मौत रेंगती है, वहाँ घर नहीं शमशान होता है। मुझे नहीं रहना इस मिट्टी के घर में। सब खत्म हो गया। इस जमीन को सींचा था, उसी ने मेरे कलेजे के टुकड़े को निकाल लिया। अब इस घर से मुझे डर लग रहा है। रमेश अपनी हथेलियों से चेहरा ढके बैठा था, जबकि सुरेश और मुकेश अपनी कुल्हाड़ियों को बेजान नजरों से देख रहे थे। हाँ पापा, अब अंदर जाने में डर लगता है। ऐसा लगता है हर दरार में मौत छिपी है, पर हम कहाँ जाएंगे? न शहर में कोई अपना है, न हाथ में फूटी कौड़ी। जमींदार ने पहले ही खेत खाली करने को कह दिया है। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है।
या तो इस जहरीली जमीन पर मरे या कहीं और भीख मांगे। कुसुम जो अब तक पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी, उसने धीरे से अपनी आंखें ऊपर उठाई। उसकी नजर उस विशाल बरगद के पेड़ पर टिक गई। रास्ता हमारे सिर के ऊपर है। जब जमीन ने साथ छोड़ दिया और आसमान ने छत नहीं दी थी, तो अब ये बरगद ही हमारा आसरा बनेगा। हम ऊपर रहेंगे इन डालियों के बीच। सबने हैरानी से कुसुम को देखा। सबको लगा कुसुम अभी सदमे में है। पेट पर? कुसुम बच्चों को लेकर पेट पर कैसे रहेंगे? खाना कहाँ पकेगा? ये नामुमकिन है। नामुमकिन क्या है दीदी? क्या मेरे बच्चे का मरना मुमकिन था? क्या रात भर बिच्छुओं के डर से जागना मुश्किल है? हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर जमीन पर रहे तो अगला नंबर पायल का होगा या छोटों की तरह कोई और भी मर जाएगा। मैं अब मौत का इंतजार नहीं करूंगी। कुसुम की आवाज में जो तड़प थी उसने सबको खामोश कर दिया। सीमा ने कांपते हाथों से पायल को गले लगा लिया। दीदी सही कह रही है। कम से कम वहाँ जमीन से रेंगने वाले जीव तो नहीं आएंगे। हमें कुछ तो करना ही होगा, वरना ये डर हमें पागल कर देगा। बहू की बात में दम है। जंगल की सूखी लकड़ी, भूसा और ये मजबूत जटाएं, इन्हीं से अपना घर बनाएंगे। जमीन पर हमारे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा, पर शायद ऊपर जिंदगी मिल जाए। हरिराम ने बरगद के तने पर हाथ रखा, जैसे उस पेड़ से पनाह मांग रहे हो। कल सुबह होते ही काम शुरू होगा। मुकेश, तू शहर से सुतली और रस्सी लाएगा। सुरेश और रमेश, तुम दोनों जंगल से बांस और बल्लियां काटोगे। हाँ पापा, हम करेंगे, चाहे दुनिया हंसे या मजाक उड़ाए। पर मैं अब इस परिवार को अब मौत के साए में नहीं रहने दूंगी। ये बरगद अब हमारा घर होगा। उस काली रात के सन्नाटे में पहली बार मौत के डर पर जीने की उम्मीद भारी पड़ रही थी। अगली सुबह का सूरज नई उम्मीद लेकर आया था। कल तक जहां मातम था, आज वहां हौसले की गूंज थी। पूरा परिवार उस विशाल बरगद के नीचे खड़ा था। पापा, ये काम इतना आसान नहीं है। परिंदे और इंसान में फर्क होता है। क्या ये पेड़ हमारा बोझ सह पाएगा? मुश्किल है रमेश, लेकिन इस जहरीली जमीन पर तिल तिल कर मरने से तो बेहतर है। कुसुम की आंखों में अब आंसू नहीं, अपने परिवार को बचाने की आग थी। तभी काम शुरू हुआ। मुकेश पेड़ पर चढ़ा, सुरेश नीचे से बल्लियां पकड़वाने लगा और रमेश रस्सियों को मजबूती से बांधने लगा। अरे भैया, आज तो सीधा जमीन पर आ जाता और बाबू कहते कि बंदर बनने चला था। अरे संभल के काम कर, हंस मत। एक चूक और सब खत्म हो जाएगा। अभी काम रफ्तार पकड़ ही रहा था कि गांव के मुखिया और पप्पू काका वहां आ पहुंचे। उन्हें देखते ही गांव की भीड़ जमा होने लगी और ठहाकों का शोर गूंज उठा। अरे ओ हरिराम, ये क्या नया ड्रामा है? इंसान होकर बंदरों की तरह रहोगे क्या? तो क्या अब तुम्हारी बहू आसमान में रोटियां पकाएगी? देखो हरिराम, ये गांव की मर्यादा के खिलाफ है। लोग थूकेंगे हम पर कि हमारे गांव में लोग परिंदों की तरह घोंसलों में रह रहे हैं। यह पागलपन बंद करो, जमीन पर लेट जाओ। मुखिया जी, जब कल रात मेरा बच्चा तड़प तड़प कर मर गया, तब कहाँ थी आपके गांव की मर्यादा? तब क्यों नहीं आए आप अपनी ये लाठी लेकर उस सांप को मारने? मुखिया सक पका गया। पप्पू काका की हंसी भी जैसे गले में ही अटक गई। जिसे जो कहना है कहने दो। हम अपनी दुनिया अब इस पेड़ पे बसाएंगे, काम मत रोको। दोपहर की कड़ी धूप में पसीने से लथपथ रमेश और मुकेश ने जब पहली बार लकड़ियों का ढांचा खड़ा किया तो सबको लगा कि मंजिल करीब है। लेकिन जैसे ही रमेश ने उस पर अपना पूरा वजन रखा, एक चरमराहट की आवाज गूंजी और पूरा ढांचा डगमगाने लगा। भैया पीछे हटो, ये लकड़ियां हमारा बोझ नहीं सह पा रही हैं, ये तो हिल रही हैं। हमने सिर्फ लकड़ियां बांधी थी रमेश, इन्हें मजबूती नहीं दी थी। यह पतली टहनियां और कच्ची रस्सियां एक तेज हवा का झोंका भी नहीं झेल पाएंगी। कहा था ना, इंसान हो परिंदे नहीं। गिरोगे तो हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। छोड़ दो ये जिद हरिराम। कुसुम ने पप्पू काका की बातों को अनसुना किया और टूटे हुए ढांचे को गौर से देखा। पापा, हम हारेंगे नहीं। गलती हुई है तो उसे सुधारेंगे। ये पतली लकड़ियां सिर्फ सजावट के लिए ठीक हैं। घर के लिए हमें मजबूत बांस और लकड़ियों का इस्तेमाल करना होगा। अगले दिन से काम और तेज हो गया। अब ये सिर्फ एक कोशिश नहीं थी, ये उस परिवार की जिद बन चुकी थी। सुबह होते ही सुरेश, रमेश और मुकेश जंगल की तरफ निकल गए, सूखी और मजबूत लकड़ियां ढूंढने के लिए। कमजोर लकड़ी काम नहीं आएगी, घर ऊपर बनेगा। लकड़ी बहुत मजबूत होनी चाहिए। हाँ भैया, अब गलती की कोई जगह नहीं है। उधर घर पर कुसुम, गीता और सीमा भी खाली नहीं बैठी थी। सूखी घास और भूसा इकट्ठा करना, उसे साफ करना और उसे बांधने लायक बनाना, इसी काम में लगी हुई थी। ये भूसा ही हमारी दीवार बनेगा। एक एक दिन का जोड़ना होगा। दीदी, बस इस बार सब ठीक रहे। हाँ, और इस बार कोई डर नहीं होगा। दोपहर तक तीनों भाई मजबूत लकड़ियों के गट्ठर को घर तक लाए और फिर शुरू होता है असली काम। मुकेश पेड़ पर चढ़कर मोटी डालियों को रस्सियों से कसकर बांधता है। नीचे से सुरेश और रमेश लकड़ियां पकड़ाते हैं। भैया, ये वाली लकड़ी थोड़ा ऊपर दो, ये कोना मजबूत करना पड़ेगा। ये लो, संभाल कर पकड़ना।
बरगद के पेड़ पर अब संघर्ष चल रहा था। पसीने से भीगी रस्सियों को पूरी ताकत से खींचा जा रहा था और बांस की बल्लियों को एक दूसरे से खांचों में फंसाया जा रहा था। धीरे धीरे उन मजबूत डालियों के बीच एक अनोखे घर का ढांचा आकार लेने लगा था, लेकिन ऊंचाई से लड़ना इतना आसान नहीं था। थके हुए हाथों से जैसे एक मजबूत रस्सी खिसकी डाल पर टिका मुकेश का संतुलन अचानक बिगड़ गया। अरे संभालो, रस्सी टूट रही है। एक पल के लिए सबकी सांसें हलक में अटक गईं। मुकेश फिसल कर नीचे मौत की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी बरगद की एक लटकती जटा उसके हाथ में आ गई। मुकेश ने खुद को संभाला और हल्का सा मुस्कुरा दिया। ये पेड़ तो अभी से हमारी रक्षा करने लगा। धीरे धीरे लकड़ी का ढांचा पूरा होने लगा। अब बारी थी उस दीवार और छत देने की। कुसुम और बाकी औरतों ने भूसे को लकड़ियों के बीच भरना शुरू किया। एक एक खाली जगह को बारीकी से बंद किया गया। कोई भी छेद नहीं रहना चाहिए, यहीं से तो जानवर अंदर आते हैं। हाँ, इस बार कोई खतरा अंदर नहीं आएगा। भूसे को रस्सियों और पतली लकड़ियों से दबाकर बांधा गया ताकि हवा में उड़े नहीं। दिन ढलता, फिर अगला दिन आता और काम चलता रहता। हाथों में छाले पड़ गए थे और पैरों में दर्द था, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। गांव वाले अब भी दूर खड़े देखते थे, लेकिन इस बार उनकी हंसी कम और हैरानी ज्यादा थी। अरे ये तो सच में बना रहे हैं। शाम तक पेड़ पर बना वो ढांचा अब साफ दिखाई देने लगा था। एक छोटा सा घर जो हवा में खड़ा था। कुसुम ने ऊपर देखा। बहुत दिनों उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं, सुकून की हल्की झलक थी। बस थोड़ा और वक्त, फिर हमारा घर पेड़ पर बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए तो, ये घर तो सच में बनकर तैयार हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, पर ये सच है। हम सबकी इतने दिनों की मेहनत रंग लाई। कुसुम बिना कुछ कहे उस घर को बड़े गौर से देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। काश ये घर पहले बना होता तो शायद आज मेरा बेटा मेरे साथ होता। तभी रमेश उसके पास गया और उसे गले से लगा लिया। कुसुम, परेशान मत हो। छोटू होता है तो उसे अच्छा नहीं लगता उसकी माँ ऐसे रोए। प्लीज चुप हो जाओ। कुसुम ने अपने आंसू पोंछे और हल्का सा मुस्कुराई। अब बारी थी उस घर में पहली बार कदम रखने की। मुकेश ने पेड़ के तने से टिककर मजबूत लकड़ियों की एक सीढ़ी सी बना दी। रस्सियों से कसकर बंधी हुई वो सीढ़ी उनके घर तक जाने का रास्ता थी। भैया लो, आप चढ़ने उतरने में दिक्कत नहीं होगी। सबने उस सीढ़ी को देखा जैसे पहली बार उन्हें अपने घर तक पहुंचने का सही रास्ता मिला हो। सबसे पहले मुकेश ऊपर चढ़ा, फिर एक एक करके सब लोग सावधानी से सीढ़ी पकड़कर ऊपर जाने लगे। माँ, मैं गिर तो नहीं जाऊंगी ना? नहीं बेटा, मैं यही हूँ, धीरे धीरे चढ़। अरे ये पेड़ पर बना भूसे का घर तो ठंडा भी है। हाँ, नीचे जैसी घुटन नहीं है यहाँ पर। सच कहा, इस घर के भीतर सुकून भी है और न ही किसी के आने का डर है। छोटू के जाने के बाद उसकी आवाज में पहली बार सुकून था। नीचे से कुछ गांव वाले भी ये सब देख रहे थे, लेकिन इस बार उनके चेहरों पर हंसी नहीं, बस हैरानी और थोड़ा सम्मान था। अरे मान गए, जिद तो हो ऐसी हो। अरे हमें तो सुनकर ही हंसी आ रही थी, लेकिन तुम लोगों ने तो बना भी लिया पेड़ के ऊपर भूसे का घर। सूरज धीरे धीरे छिपने लगा था। दिन का वो उजाला अब रात के अंधेरे में बदल रहा था। बरगद के घने पत्तों के बीच से छनकर आती रोशनी अब धुंधली होने लगी थी। अंधेरा पूरी तरह से छाने से पहले पेड़ की उन ऊंची शाखाओं के बीच कुसुम ने अपनी आसमानी रसोई का दिया जलाया। मिट्टी और भूसे से लिपे फर्श के कोने में पत्थर की एक चौड़ी सिल्ली रखी गई थी ताकि चूल्हे की आग बरगद की डालियों को छू भी न सके। दीदी देखो, सूरज डूबते ही नीचे की जमीन कैसी काली दिख रही है, पर यहाँ ऊपर अभी भी आसमान की लाली नजर आ रही है। अब तो सच में बादलों के बीच रोटियां बनेंगी। हाँ सीमा, पर अब ये रोटी डर के बिना बनेगी। धीरे धीरे चूल्हे पर तवा चढ़ा और गर्म रोटियों को सौंधी खुशबू हवा के झोंकों के साथ पूरे पेड़ पर फैल गई। चूल्हे की आग अब शांत हो चुकी थी, बस अंगारे दमक रहे थे। कुसुम ने सबके सामने गर्मा गर्म रोटियां और वही रोज वाली सूखी सब्जी परोसी। पूरा परिवार उस ऊंचाई पर गोल घेरा बनाकर बैठा था। 75 साल की हो गई हूँ, न जाने कितनी रोटियां इन हाथों से तोड़ी, पर आज इस रोटी में एक अलग ही मिठास लग रही है। दादी, रोटी तो वही है और कुसुम दीदी ने बनाई है, फिर मिठास कहाँ से आ गई? अरे पगली, रोटी वही है, पर आज इस खाने में वो खौफ नहीं है। पहले रोटी गली से नीचे उतरती थी तो डर लगा रहता था कि कहीं पैर के पास कोई बिच्छू न निकल आए। आज चैन से बैठे हैं तो सूखी रोटी भी अमृत जैसी लग रही है। जीती रहे बहू, तूने आज इस बुढ़िया को चैन की रोटी खिला दी। सही कह रही हो दादी, नीचे झोपड़ी में तो पसीने के मारे निवाला भी कड़वा लगता था। यहाँ ऊपर देखो कैसी ठंडी हवा चल रही है। आप सब बस पेट भर के खाओ, अब इस घर में डर की कोई जगह नहीं है। आज रात आप सब बिना लालटेन जलाए सोना, यहाँ ऊपर सिर्फ चांद की रोशनी आएगी, मौत का साया नहीं।
बरगद की पत्तियां हवा में धीरे धीरे हिल रही थी। नीचे गांव में अंधेरा था और लोग गर्मी से परेशान थे, पर ऊपर इस भूसे के घर में एक अलग ही सुकून था। उस रात कई सालों बाद उस घर के लोग सुकून की नींद सोए। अगली सुबह कई दिनों बाद उस परिवार की नींद पूरी हुई थी। न कोई डर, न कोई घबराहट, बस ठंडी हवा और सुकून। नीचे गांव की रोजमर्रा की जिंदगी फिर से शुरू हो चुकी थी, लेकिन आज हर किसी की नजर बार बार उसी पेड़ की तरफ उठ रही थी। अरे यहाँ तो इतनी गर्मी है, क्या इन लोगों को गर्मी नहीं लग रही? तभी पास खड़ा सोनू कहता है, काका देखो ना कितना अच्छा घर बनाया है इन्होंने, मैं भी ऊपर जाना चाहता हूँ। घर तो अच्छा बनाया है। वहीं दूसरी तरफ से राधा पानी भरकर लौट रही थी। उसने भी ऊपर देखा और हल्की मुस्कान आ गई। हिम्मत हो तो ऐसी, सबने मजाक उड़ाया लेकिन ये लोग भी हारे नहीं, इन्होंने करके दिखाया। धीरे धीरे कुछ और गांव वाले भी इकट्ठा होने लगे और सभी लोग गर्मी से बेहाल थे। ऊपर से कुसुम ये सब देख रही थी। रमेश भी पास आकर खड़ा हो गया। देख रही हो कुसुम, अब लोगों के तेवर बदल गए। कल तक जो लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे, आज वही हैरानी से हमारे घर को देख रहे हैं। सही कह रही हो, यही लोग थे जो हमें बंदर कह रहे थे, पागल कह रहे थे, और आज हमारी हिम्मत और मेहनत की दाद दे रहे हैं। तभी नीचे से आवाज आई, अरे हरिराम भाई, हमने सुना है तुम्हारा घर बहुत ठंडा है, ऊपर सच में इतनी ठंडक है क्या? अरे आकर खुद देख लो काका, फिर यकीन भी हो जाएगा। अरे मतलब चढ़ना पड़ेगा क्या? अरे थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी काका, ठंडक मुफ्त में नहीं मिलती है। पप्पू काका कुछ नहीं बोले, बस ऊपर देखते रहे और शायद पहली बार उनके मन में उस परिवार के लिए कुछ नरमी आई थी। उसी समय मुखिया भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने ऊपर नजर उठाई और कुछ पल तक उस पेड़ के घर को देखते रहे। लगता है हमने जल्दी फैसला कर लिया था। थोड़ी देर यूं ही चुपचाप खड़े रहने के बाद उन्होंने ऊपर आवाज लगाई, अरे हरिराम, बुरा ना मानो तो हम भी ऊपर आकर देखें कि अंदर क्या करिश्मा किया है। ऊपर खड़े हरिराम ने एक नजर कुसुम पर डाली। कुसुम ने बिना कुछ कहे हल्का सा सिर हिला दिया। अरे आ जाइए मुखिया जी, कोई बात नहीं, सीढ़ी लगी है, बस थोड़ा संभल कर चढ़िएगा। मुखिया जी ने धीरे धीरे लकड़ी की उस सीढ़ी पर पैर रखा। उनके पीछे पीछे पप्पू काका और 2-4 गांव वाले भी हिम्मत करके ऊपर चढ़ने लगे। जैसे ही सबने ऊपर उस भूसे के घर में कदम रखा, ताजी और ठंडी हवा का जोरदार झोंका उनके चेहरों से टकराया। सबकी आंखें जैसे सुकून से बंद हो गई। अरे भाई, ये क्या जादू है? यहाँ तो इतनी ठंडक है जैसे किसी ने पेड़ों के बीच में पंखा चला दिया हो। अरे हाँ भाई, नीचे तो लूके थपेड़े जान निकाल रहे थे, पर यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे सावन की घटा छा गई हो। मुखिया जी ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उन्होंने चारों तरफ हाथ फिराकर देखा। मजबूत बल्लियां, भूसे की ठंडी दीवारें और ऊपर मजबूत छत। उनकी आंखों में जो गुस्सा और मजाक था वो अब इज्जत में बदल चुका था। हमें माफ कर देना बहू, हम तो मर्यादा की बात कर रहे थे, पर असली बात तो तुमने समझी। तुमने सिर्फ यह घर नहीं बनाया, तुमने हम सब की आंखें खोल दी हैं। कुसुम चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में कोई घमंड नहीं, बस एक सुकून था कि अब उसका परिवार महफूज है। तभी पप्पू काका कहते हैं, अरे सच कहूं तो हम तुम्हें पागल समझ रहे थे, पर आज समझ आया कि असली समझदार तो तुम हो। वही हमें तो जमीन पर मरना मंजूर था, पर तुमने आसमान में जीने का रास्ता दिखा दिया। उस दिन बरगद के उस ऊंचे घर में जो हवा चल रही थी, उसने सिर्फ पसीना नहीं सुखाया, बल्कि गांव वालों के मन पर जमी मैल भी साफ कर दी। नीचे जमीन आग उगल रही थी, पर ऊपर उस कच्चे से घर में जन्नत जैसा सुकून था। उस दोपहर उस पेड़ के ऊपर कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था, बस कुछ इंसान थे जो एक दूसरे के दर्द को पहली बार महसूस कर रहे थे। कुछ देर बाद गांव वाले एक एक करके नीचे उतर आए, पर आज उनके कदम भारी थे। उनके दिल में एक बोझ था, अपनों को अकेला छोड़ने का बोझ। ऊपर से रमेश नीचे जाते हुए लोगों को देखकर कहता है, पापा देखो, आज इन लोगों की आंखें नीचे झुकी हुई हैं। कल तक ये हम पर हंस रहे थे, आज ये हमारे घर की छांव मांगने आए हैं। बेटा, दुनिया कभी गरीबी को नहीं पूछती, वो सिर्फ हुनर और जिद को सलाम करती है। आज ये गांव वाले इसलिए नहीं झुके कि हम ऊंचे बैठे हैं, बल्कि इसलिए झुके हैं क्योंकि हमने वो कर दिखाया जो ये कभी सोच भी नहीं सकते थे। उसी शाम गांव की चौपाल पर एक अलग ही नजारा था। आमतौर पर यहाँ पंचायत झगड़ों या लगान के लिए होती थी, पर आज पूरा गांव खुद ब खुद खिंचा चला आया था। लालटेन की मध्यम रोशनी में मुखिया जी खड़े हुए। उनकी आवाज में आज एक अलग ही दम था। भाइयों और बहनों, आज हमने अपनी आंखों से वो देखा जिसे हम देखना ही नहीं चाहते थे। हरिराम का परिवार उस जंगल में, उस पेड़ पर सिर्फ इसलिए रह रहा है क्योंकि हम सब ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया था। उन्होंने बिना किसी मदद के अपने पसीने से वो घर बनाया ताकि उनके बच्चे सुरक्षित रह सकें। भीड़ में सन्नाटा छा गया। हर कोई एक दूसरे का मुंह ताकने लगा। पर अब बहुत हो गया। ये जिम्मेदारी सिर्फ उस बहू या उस बूढ़े बाप की ही नहीं है, ये हम सब की है। अगर आज हम चुप रहे और मुंह फेर लिया तो यकीन मानिए हम इंसान कहलाने के लायक नहीं रहेंगे। भीड़ के बीच से राधा आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में हिम्मत।
मुखिया जी सही कह रहे हैं, जब कुसुम का बच्चा गया तब हम सब तमाशा देख रहे थे, अब और नहीं, हमें मिलकर उनके लिए कुछ करना होगा। जैसे कि चिंगारी ने पूरे गांव में आग लगा दी। एक एक करके लोग उठने लगे। अरे भैया, मेरे पास पिछली बार की कुछ ईंटें बची हुई हैं, मैं वो दूंगा, इससे ज्यादा तो अभी मेरे पास कुछ नहीं है। अरे भाई, मेरे पास सीमेंट की 3 बोरियां हैं, वो मेरी तरफ से। और मैं कोई ईंट तो नहीं दे सकता, लेकिन अपनी मेहनत दूंगा, दिन रात एक कर दूंगा। मुखिया जी ने सबको एकजुटता देखी तो उनका चेहरा खुशी से भर गया। उन्होंने गांव की सरकारी जमीन के कागज निकाले। गांव की जो खाली जमीन बस्ती के पास पड़ी है, उसे मैं पंचायत की तरफ से इस परिवार के नाम करता हूं, और हम सब मिलकर वहां 2 कमरों का पक्का घर बनाएंगे, जिससे न सिर्फ सांप आ पाएगा और न ही किसी को ऊपर चढ़ने का डर होगा। अगले ही दिन से काम शुरू हो गया। गांव की वो बस्ती जो धूप में सुस्त पड़ी रहती थी, आज वहां गजब की रौनक थी। कोई रेत ढो रहा था, कोई ईंटें लगा रहा था, और औरतें मिलकर खाना बना रही थी। दिन बीतते गए और देखते ही देखते गांव के बीचों बीच एक सुंदर सा मजबूत घर खड़ा हो गया। सफेद पुताई और मजबूत लोहे के दरवाजे के साथ वो घर अब तैयार था। गांव वालों की मेहनत से ये घर तो तैयार हो गया। बस अब हरिराम जी इस घर को हम सबका प्रायश्चित समझकर स्वीकार कर ले। कुछ दिनों के बाद मुखिया जी और पूरा गांव उस विशाल बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। हरिराम, कुसुम, रमेश और पूरा परिवार ऊपर से ये सब देख रहा था। जैसे वो नीचे उतरे, मुखिया जी ने एक चाबी हरिराम के हाथ में रख दी। हरिराम भाई, सिर्फ माफी मांगने से पाप नहीं धुलते। तुम हमारे अपने हो, हमारे भाई हो। तुम्हें इस जंगल में डर के साए में रहने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे नए घर की चाबी है। अब तुम हमारे बीच बस्ती में रहोगे। मुखिया जी, आप लोगों ने माफी मांगी, वही हमारे लिए बहुत है। इस घर की क्या जरूरत थी? अरे हरिराम भाई, ये चाबी लो, ये घर तुम्हारा है और अब और कोई बात नहीं। मुखिया जी, आप लोगों ने माफी मांगी, वही काफी है। इतना बड़ा घर हम कैसे लें? अरे हरिराम, अरे यार, माफी तो बस जुबान से निकलती है। ये घर हमने दिल से बनाया है, मना मत करो। हाँ पापा, ले लो। इन लोगों को मना करना ठीक नहीं लगेगा। ठीक है, पर एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त, बताओ। वो भूसे का घर जो पेड़ पर बना है वो रहेगा। जो भी खेत में काम करे, धूप में थके, वो वहां जाकर सुस्ता सके। वो घर किसी एक का नहीं, पूरे गांव का होगा। एक पल के लिए सब चुप हो गए। हरिराम भाई, तुम सच में हम सबसे बड़े हो, हमें तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। मंजूर है भाई, मंजूर है। वो घर गांव का रहेगा। और फिर वो पल आया। पूरा परिवार नए घर के दरवाजे के सामने खड़ा था। मुखिया जी ने चाबी हरिराम के हाथ में दी। हरिराम ने रमेश को दी। रमेश ने कुसुम की तरफ देखा। तुम खोलो कुसुम, तुमने सबसे ज्यादा सहा है। कुसुम ने कांपते हाथों से चाबी ली, ताले में लगाई और दरवाजा खोला। और जैसे ही उसने पहला कदम रखा, अंदर उसकी आंखों के सामने एक चेहरा आ गया। मम्मी, एक दिन हमारा भी पक्का घर होगा ना, गांव की बस्ती में सबके साथ। मैं भी सोनू के घर जैसा घर चाहता हूँ। होगा बेटा, जरूर होगा, बहुत जल्द होगा। आप सच कह रही हो मम्मी? हाँ, मैं सच कह रही हूँ, पर अभी नहीं। कुसुम की आंखों से आंसू बह निकले। वो रो नहीं रही थी, बस उसका दिल भर आया था। देख छोटू, हमारा भी घर गांव की बस्ती में बन गया। मम्मी ने कहा था ना। रमेश ने देखा, चुपचाप पास आकर उसका हाथ थाम लिया, कुछ नहीं बोला। चलो बेटा, घर में चलते हैं, अब यही हमारा घर है। एक एक करके सब अंदर आए। गांव वाले दरवाजे पर खड़े थे। किसी की आंखें गीली थी, कोई चुपचाप मुस्कुरा रहा था। सही किया हमने। कभी कभी जिंदगी इंसान से सब कुछ छीन लेती है, घर, इज्जत, सुकून, पर जो टूटता नहीं वो एक दिन जरूर खड़ा होता है। हरिराम के परिवार ने भी यही किया, न हार मानी, न रास्ता छोड़ा, और आज उनके पास वो सब था जो असल मायनों में जरूरी होता है। एक छत, अपने लोग और दिल में सुकून।